ये आजकल सब नंबर्स पर मैंने देखा है बहुत फोकस करते हैं, न्यूमरोलॉजी पर बहुत फोकस करते हैं, खासकर एंजल नंबर्स। अगर आप बहुत ज्यादा एंजल नंबर के पीछे भाग रहे हैं, आज मैं आपके पॉडकास्ट पे ना एक ऐसा खुलासा करूंगी। 1111 दिख रहा है। इट्स अ ट्रैप। मेरे ऊपर एक एंटिटी आ गई थी जिसने मेरे को उस ट्रैप में फंसाया। डार्क एनर्जीज। डार्क एनर्जीज, यस। जो लोग इस ट्रैप में फंसे हुए हैं ना, इस वीडियो को अगर देख लेंगे तो उस ट्रैप से बाहर आ जाएंगे। लोग इसके चक्कर में मिसगाइड हो रहे हैं। जो टैरो कार्ड रीडर्स होते हैं, जो टैरो कार्ड लेके बैठते हैं, इट्स अ प्योर बिजनेस। लोगों को पागल बना रहे हैं, लोगों की फीलिंग्स के साथ खेल रहे हैं। एक टैरो कार्ड रीडर कैसे आपको बता सकता है? बहुत सारे लोगों के दिमाग में सवाल होता है, कैसे आप किसी के पिछले जन्म तक पहुंचते हैं। वो स्क्रिप्ट तैयार करके देते हैं लोगों को और वो वैसा ही बोलते हैं। पितृदोष की सच्चाई क्या है? पितृदोष के नाम पे बहुत ज्यादा लूटा भी जाता है। जो पितृदोष में बड़ी बड़ी पूजाएं बताई जाती तो ये सिर्फ डराने का तरीका है। कैसे आपसे डरा के आपकी जेब से पैसा निकलवाया जाए, इनको बातों में लेना बहुत आसान है। आजकल लोग कुल देवी देवताओं को पूछना भूल गए हैं। गढ़ होते हैं कुंडली में, मनुष्यगढ़, देवगढ़, राक्षसगढ़। ये डरते नहीं है किसी से। आप सोचो आप इनको दबा लोगे, आप इनको झुका लोगे तो भैया आप कहाँ पंगा ले रहे हो। मैंने देखा है कि लोग बोलते हैं राक्षस गण है ना मैम, शादी नहीं करनी। रतन टाटा जी का क्या गण था? राक्षस गण था। एम्बिशियस भी बहुत देखने को मिलते हैं मनुष्य गण वाले। कोई ऐसी रेमेडी बताइए जिससे इनको शुभ किया जा सके। जिनका ये कॉम्बिनेशन बन रहे हो, मैंने देखा है, खुद अपनी रिसर्च में भी पाया है कि ऐसे लोगों के पास पैसे की कोई कमी नहीं हो। कई लोगों को तो ये सलाह दी जाती है आप इससे शादी मत करो या शादी ही मत करो। मोस्ट ऑफ द एस्ट्रोलॉजर्स और वैदिक एस्ट्रोलॉजी वाले ज्यादातर बोलेंगे कि अगर आपका सप्तम भाव में राहु आ गया, शनि आ गया, तो शादी नहीं चलेगी। अमिताभ बच्चन की शादी चल रही है। इवन मैं शाहरुख खान की बात करूँ, कुंडली में पास्ट लाइफ कहाँ छुपी होती है? आपका बुध नीच का है ना, तो आपको गणेश जी की पूजा नहीं कर ली। मैं कितनी बार समझाऊं, लोगों का एस्ट्रोलॉजी पे से भरोसा ही उठता जा रहा है। ज्यादातर एस्ट्रोलॉजर्स अब तंत्र पे बात करने लग गए हैं। कहाँ से ला रहे हैं स्क्रिप्ट निकाल कर? कौन सी उन्होंने तंत्र की किताब पढ़ी है? उन्होंने देखा कि आजकल जो मार्केट है वो तंत्र की तरफ मूव हो गई है। कई बार नसीब में कुछ चीजें नहीं होती। आपने कोई मन्नत मांगी या आपने कहीं की सेवा पकड़ ली, तो मैंने वो सभी चीजें मिलते हुए लोगों को देखी। नमस्कार, स्वागत है आपका द गायत्री शर्मा पॉडकास्ट में और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। आज के इस पॉडकास्ट में मेरे साथ मौजूद है एस्ट्रो शिवानी। शिवानी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द गायत्री शर्मा पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। जय माता दी। शिवानी जी, सबसे पहले मुझे बताइए कि कुंडली में पास्ट लाइफ कहाँ छुपी होती है, कैसे पता चलता है पिछले जन्म के बारे में? देखो गायत्री, अगर मैं बात करूँ पास्ट लाइफ की, तो अगर मैं कुंडली की बात करूँ पर्टिकुलर, तो आपका जो 12th हाउस है वो आपको बताता है कि आपने पास्ट लाइफ में क्या ऐसे कर्म करे कि जिसकी वजह से आपको इस लाइफ के अंदर कुछ पर्टिकुलर प्लैनेट्स इस हाउस के अंदर मिले। साथ ही साथ 5th हाउस, 12th हाउस और 5th हाउस आपकी पास्ट लाइफ के कर्मास को बताता है कि आप पास्ट लाइफ में क्या करके आए हो और जिसकी वजह से आपको प्रेजेंट लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है। साथ ही साथ अगर मैं पास्ट लाइफ की बात करूँ तो हम आकाशिक के थ्रू भी जान सकते हैं कि पास्ट लाइफ में आपने ऐसा क्या किया था कि जिसकी वजह से आपको इस करंट लाइफ के अंदर पर्टिकुलर प्रॉब्लम आ रही है। आकाशिक रीडिंग के अंदर कोई भी रीडर खुद जाकर आपके रिकॉर्ड्स को एक्सेस करता है और आपको बताता है, या फिर आप PLR के थ्रू भी पास्ट लाइफ के बारे में जान सकते हैं, जिसमें आपको खुद को लेके जाया जाएगा पास्ट लाइफ रिग्रेशन में, जिसके थ्रू से आप खुद देख सकेंगे कि आपने पास्ट लाइफ में ऐसी कौन सी ऐसी चीज़ें करी जिसकी वजह से आपकी जो प्रेजेंट लाइफ है वो बहुत ज़्यादा हैम्पर हो रही है या डिस्टर्ब हो रही है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि पास्ट लाइफ अगर देखनी हो कुंडली में, तो पास्ट लाइफ कहाँ छुपी होती है, कैसे पता चलता है कि पास्ट लाइफ में कोई भी व्यक्ति है, उसका स्वभाव कैसा था? देखिए, अब हम अगर मैं कुंडली की बात करूं गायत्री पर्टिकुलर, तो आपका 5th हाउस और आपका 12th हाउस, ये दो ऐसे हाउसेज हैं जो आपकी पास्ट लाइफ की चीज़ों को बताते हैं कि आप पास्ट लाइफ से कौन सी ऐसी चीज़ें लेकर आए हैं। अगर मैं स्पेसिफिक प्लैनेट्स की बात करूं तो राहु और केतु, अगर ये आपके 5th या 12th हाउस में होते हैं, या कोई पर्टिकुलर प्लैनेट हम बोलते हैं, जैसे केतु अगर 12th हाउस में है, तो बोलते हैं कि आपका लास्ट बर्थ है एज पर एस्ट्रोलॉजी, कि आपका अब ये मोक्ष मिलने वाला है, ये आपका लास्ट बर्थ है, आप अपनी सारी चीज़ों को भोग कर आए हैं। तो कहीं ना कहीं जिनका केतु 12th हाउस में होता है, आप देखो उनकी लाइफ के अंदर ना चीज़ों को वो छोड़ते बहुत ज़्यादा है और कई बार उनको पर्टिकुलर चीज़ों से बहुत मोह होता है, जैसे चाहे कपड़ों से हो सकता है, घर से हो सकता है, या किसी पर्टिकुलर इंसान से हो सकता है। तो कहीं ना कहीं उनका मोह फंसता है। तो इसी कारण बोला जाता है कि आपको मोह का त्याग करना है। अगर आपको पास्ट लाइफ देखनी है गायत्री, तो एक और तरीका है, आप आकाशिक के थ्रू भी
पास्ट लाइफ देख सकते हैं। आकाशिक रीडर कोई भी आपकी पास्ट लाइफ में आप क्या करके आए हैं, आपके रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकता है, देख सकता है और आपको बता भी सकता है कि पास्ट लाइफ में आपने इन चीज़ों की वजह से आपको इस करंट लाइफ में ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, ये पता चलता है वैसे? बिल्कुल पता चलता है। तो जैसे बहुत सारे लोग जानने के लिए मतलब आकाशिक रिकॉर्ड्स भी अपना चेक कराते हैं, तो उनको कितना फ़ायदा हो पाता है? देखिए फ़ायदे की मैं अगर बात करूँ कि अगर आपको इस करंट लाइफ के अंदर, जैसे मैं आपको अभी एक अपना एग्जांपल दूँ, जैसे मैंने जी। अभी लेटेस्ट किसी के आकाशिक रिकॉर्ड्स एक्सेस करे थे, तो उनको इस प्रेजेंट लाइफ में इतनी ज़्यादा बैक की प्रॉब्लम थी कि आप सोच नहीं सकते हो। मतलब वो एकदम से मतलब लेटे हुए थे, बेड पे ही थे एक तरीके से, जी। और ये बात मुझे उन्होंने नहीं बताई थी। बट जब हमने पास्ट लाइफ मैंने उनकी देखी, आकाशिक रिकॉर्ड्स के थ्रू देखी, तो मेरे को चीज़ें दिखी कि उनको बैक पे इंजरी हो गई थी लास्ट ओह! बर्थ में, और उनका हस्बैंड उनको बेल्टों से भी बहुत ज़्यादा हिट करता था कमर पे, बैक की साइड पे। ओह तो माय कहीं गॉड! ना कहीं उनको इस प्रेजेंट लाइफ में भी बर्थ के बाद आफ्टर मैरिज ये सभी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहे, तो कहीं ना कहीं उनका कर्मा कैरी फॉरवर्ड हो रहा है इस प्रेजेंट लाइफ में। तो कुछ पर्टिकुलर रेमेडीज उनके लिए हमें आकाशा ने दिखाई कि अगर आप इन सब चीज़ों को करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जो हेल्थ है वो अच्छी हो जाएगी। तो पर्टिकुलर मैंने उनको वो सभी चीज़ें बताई। साथ ही साथ मैंने उनको बोला कि आप वुमेन एम्पावरमेंट में हेल्प करें, चाहे आप कुछ एनजीओ में दान करें जहाँ पे लड़कियों की हेल्प हो सकती है, या तो पर्टिकुलरली आपका जो वो ट्रॉमा है कहीं ना कहीं हील होगा। और प्रेजेंट लाइफ में भी उनको बहुत अच्छा रिलैक्स है अब काफ़ी हद तक। लेकिन आपने एस्ट्रोलॉजी की भी हेल्प लेनी है कि आपके इस टाइम पे दशा क्या चल रही है, ठीक है, अच्छा, दशा का। दशा का भी रोल होता है? यस, बिल्कुल जैसे? होता है। देखिए अब इनकी उनकी इस करंट लाइफ में सैटर्न की दशा चल रही थी, तो शनि कहीं ना कहीं हड्डी के भी कारक हैं, तो बैक अच्छा। की प्रॉब्लम आ गई। तो ओह! शनि के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, स्टार लॉर्ड सब लॉर्ड बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा था, ठीक है, हुँ। 6 8 12 का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा आ रहा था। तो कहीं ना कहीं वो हेल्थ इश्यूज आ गए। तो कहीं ना कहीं हमें दोनों ही साइंस की अगर हम हेल्प लेते हैं तो एक बहुत अच्छे सॉल्यूशंस पे हम पहुंच सकते हैं। और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि नामुमकिन कुछ भी नहीं है, सब अच्छा। कुछ मुमकिन है। इस दुनिया के अंदर सब कुछ मुमकिन है, बस आपको उसको करने की चाह होनी चाहिए, दैट्स इट। अच्छा शिवानी जी, क्योंकि हम बहुत सारे पॉडकास्ट भी देखते हैं, वीडियोज़ भी देखते हैं, पीएलआर, पीएलआर। आकाशिक रिकॉर्ड। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल होता है कि जब ये एक्सेस किए जाते हैं तो उसका प्रोसेस क्या होता है? कैसे आप किसी के पिछले जन्म तक पहुँचते हैं? कैसे उनके आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करते हैं? देखिए पहले मैं आपको डिफरेंस समझा देती हूँ आकाशिक रिकॉर्ड्स और पीएलआर में। देखिए आकाशिक रिकॉर्ड्स आपका जो एक्सेस करता है वो कोई एक आकाशिक रीडर आपका एक्सेस करता है, ओके। राइट। आपकी पास्ट लाइफ में क्या हुआ वो आपको रीडर बता रहा है कि आपकी पास्ट लाइफ में ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, या जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उन सभी का जो आकाशिक रीडर है जवाब देता है। जी। लेकिन अगर मैं पीएलआर की बात करूँ तो हुँ। पीएलआर में आप खुद जाते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन के थ्रू आपको हिप्नोसिस के थ्रू लेके जाया जाता है और आप बताते हैं ओके। कि इस सन में मेरे साथ ये हुआ था, यानी अच्छा। कि मैं 1970 में इस गांव में थी, या मेरा जन्म यहाँ पे हुआ। तो वो सभी विजन्स, वो सभी आपको वॉइस समझ लो, वो आप खुद देखेंगे, लेकिन आकाशिक में आपका रीडर देखेगा। तो ओके। थोड़ा सा इसमें डिफरेंस हो तो जाता है। आकाशिक रिकॉर्ड्स जब आप देखते हैं तो उसकी क्या प्रोसेस होती है? देखिए आकाशिक रिकॉर्ड्स में जब भी जाया जाता है उसके लिए बहुत सारी मेडिटेशंस की आपको ज़रूरत पड़ती है। जी। आपको बहुत अच्छी मेडिटेशन आप करके बैठे हैं, उसके बाद आप परमिशन लेते हैं क्लाइंट से कि मैं आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स एक्सेस करूं। आप अपने अपने मेंटोर से, अपने भगवान से, अपने गुरु से, सभी से आशीर्वाद लेकर आकाशा की लाइब्रेरी, आकाशा में लाइब्रेरी है जिसमें हम सभी के ना कुछ कर्म लिखे हुए हैं जो हम सभी ने करे हैं, तो उसके हम परमिशन मांगते हैं, कुछ प्रेयर्स बोलते हैं, उसके बाद ही हम रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकते हैं। ओके। अच्छा, एक सामान्य तौर पे जब हम कुंडली दिखाने के लिए जाते हैं, और मुझे लगता है ये टॉपिक बहुत ज़्यादा कहीं पर चर्चा भी इस पर नहीं की गई है। गढ़ होते हैं कुंडली में, किसी का भी जब चार्ट बनता है तो उसमें कुछ चीज़ें बताई जाती हैं जिसमें एक गढ़ के बारे में भी ज़िक्र होता है। मनुष्यगढ़, देवगढ़, राक्षसगढ़। राक्षसगढ़। तो अब जैसे किसी का मनुष्यगढ़ होता है, किसी का देवगढ़ होता है, तो लोगों को ऐसा लगता है कि या उसके अंदर देवताओं वाले गुण हैं। किसी का राक्षसगढ़ है, तो लगता है कि ये राक्षस वाले गुण। ये गढ़ क्या होते हैं और इनको मतलब कैसे समझें हम?
देखिए एस्ट्रोलॉजी में ना गणों को 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया कि कुछ पर्टिकुलर लोग जो देवगण वाले हैं, कुछ नक्षत्र हैं जो देवगणों को मिले हैं, तो ऐसे लोगों के अंदर ना कुछ पर्टिकुलर खासियत होती है जिनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बताती हूँ। अगर मैं देवगण की बात करूँ तो आपको देखो देवगण वाले जितने भी मिलेंगे ना आपको सिस्टमैटिक मिलेंगे बहुत ज़्यादा। इन लोगों को ना पूजा पाठ करना या लोगों की मदद करना या लोगों को ना हर चीज़ को डिले कर देना, मतलब कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा है तो ठीक है अभी कर ले, लेकिन जब इनका बिल्कुल एक नेक्स्ट लेवल आ जाता है ना उसके बाद ही बदला लेते हैं या उसके बाद ही खड़े होते हैं, उसके बाद ये जागते हैं। तो कहीं ना कहीं जो देवगण वाले आपको जितने भी लोग मिलेंगे ये स्वाभिमानी मिलेंगे, झुकना इनको पसंद नहीं है कहीं ना कहीं, ठीक है, और इनको बातों में लेना बहुत आसान है क्योंकि इनके अंदर एक क्वालिटी समझ लो या क्वालिटी नहीं भी समझो कि इनको लोग मैन्युपुलेट बहुत जल्दी कर लेते हैं। अगर मैं मनुष्य गण की बात करूं तो मनुष्य गण अगर आपको मिला है कहीं ना कहीं आपके अंदर मैन्युपुलेशन की पावर बहुत अच्छी रहेगी, आप चीज़ों को टैकल बहुत अच्छे से कर सकते हैं, प्रैक्टिकल होंगे, क्रिएटिव भी बहुत ज़्यादा होंगे, कोई ना कोई नई खोज करना चाहेंगे, आप चाहेंगे कि लाइफ के अंदर ना मुझे कुछ नया स्टार्ट करना है, एम्बिशियस भी बहुत देखने को मिलते हैं मनुष्य गण वाले। साथ ही साथ आप देखो जितने भी जिनका भी ये गण रहता है ना उनको ऐसा लगता है कि उनके सपने बहुत बड़े बड़े हैं, उनको लाइफ में सब कुछ हाई लेवल पे चाहिए, कुछ भी वो छोटी मोटी चीज़ों में सेट होने वाले नहीं होते। अगर मैं राक्षस गण की बात करूँ, लोग बोलते हैं ना राक्षस गण वाले बहुत बेकार होते हैं, हाँ। तो या गलत होते हैं, गलत नज़र से देखा जाता है, कुंडली मिलाते हैं ना ज़्यादातर मैंने देखा है कि लोग बोलते हैं राक्षस गण है ना मैम शादी नहीं करनी। अरे ऐसा है ही नहीं भाई, क्यों तुम जब ऐसा अगर राक्षस गण खराब होता है तो आपको पता है रतन टाटा जी का क्या गण था, राक्षस गण था। तो ऐसा सच प्योर सोल, हम बोलते हैं ना रतन टाटा जी बहुत अच्छा करके गए हम सभी के लिए, तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल एक मिथ है, ये ऐसा नहीं है। राक्षस गण वाले बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, इनकी इंट्यूशन नेक्स्ट लेवल होती है, इनको एस्ट्रोलॉजी की जरूरत नहीं है, इनको पहले ही पता होता है सामने वाला बंदा इनके लिए क्या सोच रहा है। कहते हैं ना जानवरों को सबसे पहले कुछ भी घटना घटित होने वाली होती है तो डॉग्स भौंकने लगते हैं, चिड़ियाएं चींची करने लगती हैं, क्रो बोलने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं इनके अंदर ये क्वालिटी होती है, इनको पहले ही इंट्यूशन आ जाती है कि यार ये अब होने वाला है या ये इंसान मेरे साथ ऐसा करेगा। लेकिन सबसे बेकार बात इन लोगों की ये है कि ना इनको पता होते हुए भी कुछ कर नहीं पाते और ना ये चीज़ों को होते हुए देखते हैं कहीं ना कहीं। साथ ही साथ आप ऐसे लोगों की ना एम्बिशंस बहुत बड़े बड़े हैं, ठीक है, ये डरते नहीं हैं किसी से। आप सोचो आप इनको दबा लोगे, आप इनको झुका लोगे तो भैया आप कहाँ पंगा ले रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, आप इनको दबा लो। और कहीं ना कहीं आपको ना ऐसे लोग हमेशा भीड़ से अलग मिलेंगे। तो मतलब राक्षस गण अच्छे होते हैं? यस बिल्कुल अच्छे होते हैं। देखो गण कोई भी खराब नहीं है, आपको पर्टिकुलर कोई मतलब गण जो लोग राक्षस से जोड़ देते हैं बस वो उनकी गलती है। देखो अगर गलत बात पे किसी को गुस्सा आ रहा है तो मेरे हिसाब से सही है ना, गलत क्यों ही बर्दाश्त करना है। अगर कोई किसी का खून करके चला जाए तो आप आंखें मत बंद कर लीजिए कि यार मैं क्यों इस लड़ाई झगड़े में पड़ूं या मेरा क्या मतलब है, आप आवाज उठाइए। तो राक्षस गण वाला व्यक्ति आवाज उठाएगा ना, तो क्या फिर गलत हुआ? एग्रेशन उनको अगर गलत बात पे आ रहा है तो क्या गलत है आप बताइए। तो कहीं ना कहीं सिर्फ हमारा देखने का नज़रिया है जो कई बार हमें लगता है कि यार इसको गुस्सा ज़्यादा आता होगा तो इससे शादी नहीं करनी। देखिए अगर आपका आपके देवगण है, ठीक है, तो आप मनुष्य गण वाले से शादी कर सकते हैं, और वैसे ही अगर आपका राक्षस गण है तो आप देवगण से ना करके आप मनुष्य गण वालों से आप शादी कर सकते हैं। और देव और राक्षस हो जाएगा, देव और राक्षस वाले नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। लेकिन मैं पर्टिकुलर बताऊं, ऐसा भी मैंने बहुत सारे ऐसे चार्ट्स हैं जिसमें मैंने देखा है कि बहुत अच्छी शादी चल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और प्लैनेट्स भी तो मैटर करते हैं, दशा भुक्ति अंतरा भी तो मैटर करती है, आपकी दशा कौन सी चल रही है, आपका लग्न क्या है, और बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। सिर्फ एक गण से आप पर्टिकुलर नहीं कह सकते कि शादी चलेगी या नहीं चलेगी, या फिर ऐसा इन दोनों के गण मैच नहीं हो रहे तो भाई शादी मत करो। अरे कुंडली के लिए बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। अच्छा, आजकल सोशल मीडिया पर सप्तम भाव की अगर हम बात करें, है ना, तो ये कहा जाता है, बहुत सारे लोगों को ये बता दिया जाता है कि सप्तम भाव अगर पीड़ित है, उस पर चाहे सूर्य की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है, राहु केतु बैठे हुए हैं, तो ऐसे कहा जाता है कि ऐसे लोगों की जो वैवाहिक जीवन है वो ठीक नहीं रहेगा। मतलब कई लोगों को तो ये सलाह दी जाती है आप इससे शादी मत करो या शादी ही मत करो, आपकी लाइफ ऐसी रहेगी। तो वो कितना सही होता है?
देखो मैं आपको एक पर्टिकुलर एक बहुत ही बड़ा एग्जांपल देती हूँ। अमिताभ बच्चन हम सभी जानते हैं, बहुत फेमस है। शाहरुख खान सभी जानते हैं, बहुत हाँ फेमस है। हाँ। आपको पता है मोस्ट ऑफ द एस्ट्रोलॉजर्स और वैदिक एस्ट्रोलॉजी वाले ज़्यादातर बोलेंगे हम्म, कि अगर आपका सप्तम भाव में राहु आ गया, शनि आ गया, तो हम्म, शादी नहीं चलेगी। हम्म, सिर्फ आप एक पर्टिकुलर प्लैनेट को देख के कैसे कह सकते हो कि शादी नहीं चलेगी? अमिताभ बच्चन की शादी चल रही है। क्यों चल रही है? उनकी दशा मैटर करती थी। उनके हम्म, बार बार स्टार लॉर्ड सब लॉर्ड में 2 7 11 का कॉम्बिनेशन है, तो कहीं ना कहीं उनकी शादी सरवाइव तो करी है ना। हम्म। चाहे अब उसमें इफ एंड बट थे, लेकिन शादी चली है। हाँ चली तो है, ठीक है, वैसे चल अगर रही हम है। यस चल रही है। हाँ। और इवन मैं शाहरुख खान की बात करूँ तो बोलते हैं ना कितना लॉयल है शाहरुख खान अपने अपनी वाइफ के लिए। वो बोलते हैं मुझे लाइफ में सब कुछ उसी उसी ने दिया। जबकि आप उनकी एज पर एस्ट्रोलॉजी उनका सप्तम भाव बहुत पीड़ित माना जाता है, राइट। उनके अच्छा। हाँ, उनके उनके 7th हाउस में सैटर्न बैठा हुआ है और राहु की भी दृष्टि है, तो कहीं ना कहीं शादी तो नहीं चलनी चाहिए थी, लेकिन बहुत अच्छी चल रही है। क्यों चल रही है? ओ। कॉम्बिनेशन भी तो मैटर करता है, नक्षत्र भी तो मैटर करता है। 2 7 11 का कॉम्बिनेशन आ रहा है, दशा बहुत स्ट्रांग है, हर चीज। और आपका अपना किसी को पसंद करना, प्यार करना भी तो मैटर करता है। समटाइम्स हमें किसी से प्यार होता है, हम लड़ते भी हैं, शिकायत भी करते हैं, लेकिन बाद में फिर हम अगर उसको छोटी सी भी चोट लग जाए तो हमारे दिल में कैसा होता है, हे भगवान इसको कुछ हो ना जाए। तो कहीं ना कहीं आपका प्यार बहुत मैटर करता है, और भी बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ लग्न को देख के आप सिर्फ ये प्रेडिक्शन कर दें कि फर्स्ट हाउस में राहु केतु बैठा हुआ है तो शादी नहीं चलेगी, ये सिर्फ और सिर्फ या सेवंथ एक हाउस पीड़ित हो गया है। 7th हाउस पीड़ित हो गया तो शादी नहीं चलेगी, इट्स अ मिथ। ये सिर्फ डराने का तरीका है, पागल बनाने का तरीका है, और कैसे आपसे डरा के आपकी जेब से पैसा निकलवाया जाए इसका तरीका है, ओह माय दैट्स गॉड। इट, और कुछ नहीं है। अच्छा शिवानी जी, क्योंकि कई बार तो कुछ लोग शादी नहीं करते, हाँ, या आपको लगता है कि एक साइकोलॉजी भी बन जाती है उस टाइम पे कि अगर मान लीजिए किसी को कुछ बता दिया है, अब लाइफ टाइम वो बंदा उसको उसी दृष्टि से देखेगा? देखो मैं तो ऐसा मानती हूँ कि हर इंसान शादी के लिए नहीं बना, इस चीज़ के लिए तो मैं भी सहमत हूँ। जी। लेकिन क्या होता है कि अगर आप सोचो कि मैं एडजस्टमेंट नहीं करूँगी शादी के बाद, ठीक है, मैं झुकना नहीं चाहती हूँ, मैं फ्री बर्ड रहना चाहती हूँ, तो कहीं ना कहीं फिर आपको शादी के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो आएंगी ना। आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भाग तो नहीं सकते ना, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो निभानी पड़ेंगी एट एनी कॉस्ट। पर आप ये मानती है कि एक साइकोलॉजी मैटर करती है कि किसी ने कुछ बोल दिया कुंडली में, अब आपका दूसरे के प्रति जो नजरिया है वो एकदम चेंज हो जाता है, वो लाइफ टाइम तक रहता है, उससे रिलेशनशिप भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है? यस, बिल्कुल कह सकते हैं आप। एक्चुअली मैंने ये खुद ने भी फेस किया हुआ है कि मेरे क्लाइंट थे, तो उनको क्या बोला गया कि मतलब थोड़ा सा इश्यू आने लगा हस्बैंड वाइफ में, ठीक है, तो मतलब थोड़ा सा बेबी को लेकर और करियर से रिलेटेड उनके इश्यूज कुछ चल रहे थे, राइट। तो बाद में वाइफ बोलती कि मैम हमारे तो पंडित जी ने पहले ही बोला था ये ऐसे हैं, ये वैसे अच्छा। हैं, तो अब मेरे को इसके साथ डाइवोर्स लेना है। तो आप इस चीज़ को समझिए कि अगर आपने किसी को भी कुंडली दिखाते हैं आप शादी से पहले, तो आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखाएं, सो दैट वो आपके माइंड के अंदर ऐसा कोई मिथ ना डाल दे कि आफ्टर मैरिज भैया इस आप हस्बैंड के साथ ये प्रॉब्लम आएगी या लड़की के साथ ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम आएगी। ऐसा कुछ नहीं होता। देखो, अगर आपने शादी कर ली और आपको उस टाइम किसी ब्राह्मण ने बोल दिया या किसी एस्ट्रोलॉजर ने बोल दिया कि भाई ये तो आपको ना परेशान करेगा या केयरिंग नहीं करेगा, तो आपके एक साइकोलॉजी भी तो बैठ गई ना कि यार मेरे को ये परेशान ही करेगा, या मैं इसके साथ ज़्यादा खुश नहीं रहूंगी, या ये पैसे वाला नहीं बनेगा, या पंडित जी ने बोला था कि ये पैसे वाला बनेगा और ये तो नहीं बन रहा तो मुझे डाइवोर्स चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप अपनी साइकोलॉजी पे आपको काम करने की बहुत ज़रूरत है, और कभी भी ना किसी नेगेटिव थॉट को अपने माइंड के अंदर ना बैठने दे। ओके। तो उससे कई बार चीज़ें बहुत हैम्पर हो जाती हैं लाइफ टाइम तक? लाइफ टाइम तक। देखिए, अगर आपकी शादी हो गई है तो भगवान ने आपके कर्मा उस इंसान के साथ अलाइंड कर दिए थे, तभी तो आप यहाँ तक पहुँचे। उसने आपसे कुछ लेना था और आपने उसको कुछ देना था, तभी तो आज आप साथ हैं, नहीं तो क्यों होते। अच्छा, आप मुझे बताइए कि पितृदोष, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग डराते हैं, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं मार्केट में ऐसे जो लोगों को डराते हैं। पितृदोष अक्सर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों की कुंडली में बता दिया जाता है, मतलब मुझे लगता है हर चौथे बंदे की कुंडली में पितृदोष होता है। ये पितृदोष की सच्चाई क्या है? देखिए, पितृदोष के नाम पे बहुत ज़्यादा लूटा भी जाता है, ठीक है। अच्छा।
तो बड़ी बड़ी पूजाएं होती हैं। तो हाँ। कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं, पितृदोष है क्या एक्चुअली में, वो राहु की तो पोजीशन है, राहु और केतु की पर्टिकुलर कुंडली में जैसे हम्म। 9th हाउस में बनता है या सन के साथ इसका कनेक्शन आ जाए तो हम लोग बोल देते हैं कि पितृदोष है। और ज़्यादातर लोगों की कुंडली के अंदर पितृदोष आपको देखने को मिलता ही मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये राहु की पोजीशन है और हमारे पास्ट लाइफ कर्मास भी हैं जो हमने फेस करे, जिसकी वजह से पर्टिकुलर ये जो कॉम्बिनेशन है हमारे चार्ट के अंदर आया है। तो आपको पितृदोष से डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको भय करने की ज़रूरत नहीं है। आपको इस चीज़ को समझना है कि हमारे शास्त्रों में बहुत सारे ऐसे बोल सकते हैं ना चीज़ें बनाई गई, हमारे बड़े बनाकर गए, जिसकी वजह से हमें प्रेजेंट लाइफ में उसका बेनिफिट मिल सकता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं पितृपक्ष आता है। हाँ। तो आप पितृपक्ष में अपने पितरों के नाम आप अच्छा नमित निकालिए, वो जो खाते थे आप वो बनाइए। ठीक है, इस टाइम पे आप गाय के लिए ज़रूर निकालिए, कौवे के लिए ज़रूर निकालिए। ठीक है, आप पक्षियों के लिए ज़रूर निकालिए। तो कहीं ना कहीं आपके आप जो भी निकालते हैं, कहीं ना कहीं आप किसी की हेल्प कर रहे हैं। जब आप किसी की हेल्प करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको एक बोलते हैं ना, एक आपको बेनिफिट मिलता है। ठीक है, कि एक भूखे को आपने खिलाया। और कौवे को पर्टिकुलरली इसलिए बोला जाता है क्योंकि कौवा जो है ना, वो एक ऐसा जीव है जिसको जो अगर वो बीट करता है तो उससे पीपल उगता है। तभी बोला जाता है कि शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि आपको पीपल के वृक्ष के नीचे दिया जरूर जलाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपका जो पीपल का वृक्ष है हाँ। वो इसलिए उगाता है। तभी बोला जाता है कि पितृपक्ष में अगर आप दिया जलाते हैं रेगुलर अपने पितरों के नाम का, कि उनको एक 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 रोशनी मिले, आपके जीवन में एक रोशनी। और आप कोई भी रिचुअल परफॉर्म करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये समझ में आता है कि उसके लिए आपको नियम से बंधना पड़ता है। ठीक है, कर्म करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप अपने पितरों के नाम से किसी भूखे को खिला देते हैं, ठीक है, या किसी की मदद कर देते हैं, आपको ऐसा लगता है, तो कहीं ना कहीं आपका जो पितृदोष कुंडली के अंदर बनता है वो कई हद तक खत्म हो जाता है। लेकिन ये जो पितृदोष में बड़ी बड़ी पूजाएं बताई जाती हैं, बहुत महंगी महंगी, उसका क्या रोल रहता है? देखो, पूजा का रोल मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप खुद नहीं कर सकते तो आपको करवाना चाहिए। ठीक है, हमारे ऋषि मुनि भी करते थे और आज के टाइम पे लोग करना ही नहीं चाहते। आज आप देखो, अ, मैं पूजा के खिलाफ भी नहीं हूँ कि आपको बहुत लाखों रुपया खर्चना है। लेकिन हाँ, आप अपने पितरों के निमित्त अगर ब्राह्मण को दान करते हैं तो वो बहुत अच्छा रहता है। लेकिन आप इस चीज़ को समझिए कि आपको लाखों रुपया खर्चना है या आपको गया जी जाकर बहुत बड़े बड़ा कुछ करना है, तो देखिए आपका अगर मन साफ है और आप एक थाली भी निकाल कर अमावस्या वाले दिन पितरों के निमित्त निकाल देते हैं। ठीक है, हमारी कुछ तिथियां हैं पूरे महीने में जो पर्टिकुलर आप दान करते हैं अपने पितरों का नाम लेकर, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहती है। और आपको अपने घर के अंदर एक चीज़ मैं और ऐड कर देती हूँ कि आप सिर्फ पितरों के लिए नहीं, आपको साल या 6 महीने में अपने घर के अंदर हवन या धूनी ज़रूर करनी चाहिए, जिससे आपका जो घर है वो पॉजिटिव रहे, नेगेटिविटी ना रहे। ओके। तो इसके अलावा भी कोई रेमेडी ऐसी होती है, जैसे कि कुछ लोगों को बताया जाता है पितृदोष है, तो उनको कोई ऐसी रेमेडी जिसमें ज़्यादा कुछ ना करना पड़े, ना पूजा पाठ करनी पड़े? बहुत सारे लोग तो शायद श्राद्ध भी नहीं करते, उनको शायद पता भी नहीं है, लोगों को तिथि नहीं पता होती कौन सा तिथि नहीं श्राद्ध पता होती। पड़ेगा। तो एग्जैक्टली, अगर आपको क्या कर नहीं सकते पता, हैं? अगर आपको अपने बड़ों का नहीं पता कि उनका कौन सा श्राद्ध निकलता था, हम्म। तो आप अमावस्या वाले जो श्राद्ध आते हैं उस पर भी आप उनके निमित्त किसी को भी बड़े बूढ़ों को निकाल सकते हैं, उनके लिए कुछ भी आप निमित्त निकाल सकते हैं। साथ ही साथ अगर मैं उपाय की बात करूँ जो आपको परफॉर्म करना चाहिए, तो देखिए आप एक काम कर सकते हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि आप हम लोग रेगुलर खाना तो बनाते ही हैं, तो हम एक थाली निकाल सकते हैं अपने बड़ों के नाम की, और किसी भी ज़रूरतमंद को या किसी ब्राह्मण को उस पर दक्षिणा रखकर, कुछ मीठा रखकर, आलू आलू गोभी या आलू पूड़ी जो भी वटेवर, या जो भी आपको ऐसा लगता है कि आसान है। अगर आप ऐसा भी नहीं निकाल सकते तो आप कच्चा भी निकाल सकते हैं, यानी कि आप आटा दाल चावल निकाल दिया आपने, या कुछ फल निकाल दिया, आप किसी ज़रूरतमंद को या ब्राह्मण को आप दीजिए अपने पितरों का नाम लेकर, तो आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। ओके। अच्छा शिवानी जी, ये बताइए कि बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि हम मतलब जन्म से ही कैसे पता चले, जैसे किसी के घर में कोई बच्चा हुआ है या माँ बाप भी ये सोचते हैं कि बड़ा होकर के ये बच्चा क्या बनेगा। क्या कोई ऐसा तरीका है कुंडली में जिससे पता लगाया जा सके कि व्यक्ति रिच बनेगा या फिर नहीं? देखिए, रिच बनेगा या नहीं बनेगा सिर्फ आप एक नक्षत्र देख के नहीं प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक ओके। है, आपकी दशा
अंतरदशा भुक्ति सब कुछ मैटर करता है हम्म। कि आपका पीरियड कैसा चल रहा है, राइट, आपका स्टार लॉर्ड क्या है, सब लॉर्ड क्या है। लेकिन अगर कुछ पर्टिकुलर मैं नक्षत्रों की बात करूँ तो जैसे रोहिणी नक्षत्र बहुत अच्छा माना जाता है। अगर आप इस नक्षत्र में आ रहा है आपको, तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट रहेगा, फिनेंसिस के पॉइंट से अच्छा रहेगा। पुष्य नक्षत्र है, ठीक है, उत्तर फाल्गुन, तो ये सभी नक्षत्र ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं आपको फिनेंसिस दिखाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपका 10th हाउस 11th हाउस अच्छा होना चाहिए, सेकंड हाउस अच्छा होना चाहिए, सो दैट आपका वो कॉम्बिनेशन भी बनना चाहिए और आपकी दशा भी सपोर्ट करनी चाहिए। देखिए, करोड़पति कोई एक दिन में नहीं बनता। कोई लॉटरी तो हमने भरी नहीं कि आज भर दी और कल हम करोड़पति हो गए। तो कहीं ना कहीं इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। लेकिन हाँ, जिनका ये कॉम्बिनेशन बन रहे हो या फिर ये नक्षत्र आ रहे हो, तो 100% चांसेस है, मैंने देखा है, खुद अपनी रिसर्च में भी पाया है कि ऐसे लोगों के पास पैसे की कोई कमी नहीं होती। अच्छा, धन ऐश्वर्य इनके पास बहुत होता है। अगर सच में आप हमारा कमेंट बॉक्स ओपन है, अगर आप देखो ऐसे लोग हैं जिनके पास ये कॉम्बिनेशन आ रहा है या ये नक्षत्र आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो बोल देंगे कि हाँ, उनको पैसा इजीली मिल जाता है। और लोगों को थोड़ा स्ट्रगल करके मिलता है, लेकिन हाँ, उनका जो बिजनेस का वेंचर है वो जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। या फिर औरों के पास अगर ग्राहक नहीं भी आ रहे तो इनके पास ज़्यादा आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पुराने प्रारब्ध भी तो मैटर करते हैं। अच्छा, जैसे कुंडली के अंदर कई ग्रह नीच के होते हैं, तो या कहीं अशुभ बैठे हैं, तो ये अशुभ ग्रह, नीच के ग्रह हमेशा अशुभ ही फल देते हैं? देखो, मैं तो ऊंच और नीच को मानती ही नहीं हूँ। अच्छा। ठीक है, कि क्या ग्रह ऊंच का है, क्या ग्रह नीच का है। नीच के ग्रह भी बहुत अच्छे अच्छे फल दे जाते हैं, मैंने तो ऐसा देखा है समटाइम्स। ठीक है, आपकी दशा मैटर करती है। और कोई अगर ग्रह नीच का बैठा भी है तो वो नीच भंग राजयोग अगर बना दे, तो फिर आप देखो एज पर एस्ट्रोलॉजी, तो उसको बेनिफिट तो हो गया ना उस टाइम पे। और आपकी दशा भुक्ति अंतरा भी मैटर करती है कि दशा किसकी चल रही है, स्टार लॉर्ड में आपके क्या कॉम्बिनेशन आ रहा है, 10-11 आ रहा है या नहीं आ रहा, या आपको बेनिफिट गेन दिख रहा है। क्योंकि कोई भी पर्टिकुलर प्लैनेट आपकी लाइफ के अंदर अगर ऐड हो रहा है, राइट, तो वो आपको कुछ देने आया है। अगर उस प्लैनेट का प्रॉमिस है कि मैंने आपको इस महीने XYZ 1 लाख रुपया कमाना है, तो आप कमाओगे, ये फॉर श्योर है। कहाँ से कमाओगे, वो जरिया ऑटोमेटिकली आपका बनेगा। अगर उसका प्रॉमिस है कि इस मंथ मैंने आपको लॉस देना है, ठीक है, अंतरा बोल रहा है कि इस महीने आपको लॉस होगा, तो वो लॉस का जो प्रॉमिस है कुंडली दिखा रही है, तो पर्टिकुलर आपका होगा। चाहे आपका इलेक्ट्रिसिटी पे पैसा चला जाए, घर पे इलेक्ट्रिसिटी खराब हो रही है या गाड़ी खराब हो जाए, तो कहीं ना कहीं वो जो लॉस का प्रॉमिस है वो भी पूरा होता है। अच्छा, मतलब सिर्फ विट्ठल बोलने से सी द मैजिक, यस। और ना आज के टाइम पे ना मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग ना अपनी चीज़ों को, अपने रिचुअल्स को भूल गए हैं। हम लोग, आप देखो, मैं महाराष्ट्र गई थी तो मैंने एक और चीज़ ऑब्जर्व करी वहाँ पे, कि वहाँ पे आज भी लोग मॉर्निंग में रंगोली बनाते हैं। चाहे बड़ी सी बड़ी दुकान हो, चाहे छोटी सी छोटी दुकान हो, और चाहे आप किसी छोटे घर में चले जाओ, चाहे किसी बड़े से बड़े घर के अंदर चले जाओ, तो रंगोली का जो रिचुअल है ना, डेली घर की लेडीज वहाँ पे बनाती ही बनाती रोज हैं। यस, डेली बनाते हैं, डेली हटाते हैं, डेली बनाते हैं। देखो, पहले भी तो हम लोग गाँव में गोबर से घर लीपा जाता था। आपकी लक्ष्मी आएगी कहाँ से? अगर आपको पैसा चाहिए तो आपकी लक्ष्मी आएगी तो द्वार से ही। तो कहीं ना कहीं अगर आप अपनी चाहते हैं कि आपकी लाइफ के अंदर प्रोस्पैरिटी बढ़े, तो आप आपका जो मेन डोर है उसको बहुत अच्छा रखें, नीट क्लीन रखें। इफ़ पॉसिबल, अगर आप गृहिणी हैं, आप हाउसवाइफ हैं, तो आप एक छोटी सी रंगोली बना ही सकते हैं। टाइम ही कितना लगेगा, तो आपको भी अच्छा लगेगा और जो आपके घर में आएगा उसको भी बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि आप कभी भी किसी को जज करते हो तो सबसे पहले कैसे करते हो, आप अंदाज़ा ही कैसे लगा लेते हो घर के एंट्रेंस से कि घर कैसा होगा। तो कहीं ना कहीं आप अपने मेन डोर को साफ रखें, साथ ही साथ लाइटिंग वाला ज़रूर रखें। मैं देखती हूँ कई बार लोग ना कंजूसी करते हैं, बल्ब ही नहीं जलाते हैं। हाँ, ठीक है, तो आप देखो जो लोग बल्ब नहीं जला रहे ना, वो वैसे ही कंजूसी कर करके उनके पास पैसा होते हुए भी वो उसका सुख ही नहीं भोग पाते। अच्छा, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ये। आपको छोटी छोटी चीज़ों पे कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आपको ऐसा लगता है ना कि मैं ही क्यों बाहर अपने घर के बाहर की लाइट जलाऊं, दूसरे मैं तो बाहर नहीं निकल रही हूँ, तो भाई जो उतर रहा है वो अपनी लाइट जलाए। क्योंकि फ्लैट सिस्टम है दिल्ली में, तो मैं अपनी लाइट क्यों जलाऊं, जो उतर रहा है वो जलाएगा। तो आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। सिर्फ दिवाली वाले दिन क्यों लाइट जगानी है सब जगह। संध्या का टाइम हो गया, आप देखो आपका मुहूर्त इस टाइम पे ऐसा है, अगर आप लाइट जलाते हैं,
आप आरती करते हैं माँ लक्ष्मी की, तो कैसे माँ नहीं पधारेंगे आपके घर में। अपना दिल बड़ा रखो, दिल बड़ा रखोगे पैसा जरूर आएगा। तो रंगोली बनाने से फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। वहाँ के लोगों ने मुझे ऐसा बोला, और इवन मैं जब से वहाँ से आई हूँ तो मैंने बनानी स्टार्ट कर दी है। तो मैं आप सभी को ये सजेस्ट करूंगी, करके देखिए। कोई भी रिचुअल हम कहीं से सुनते हैं, अगर हम उसका खुद टेस्ट नहीं ले रहे तो हम नहीं बोल सकते। लेकिन हाँ, वहाँ के लोग इतने टाइम से करते आ रहे हैं तो उनको बेनिफिट हुआ है, तो अगर हम करके देखेंगे तो हमें भी डेफिनेटली होगा। जी। अच्छा, मुझे बताइए, आजकल सब नंबर्स पर मैंने देखा है बहुत फोकस करते हैं, है ना? न्यूमरोलॉजी पर बहुत फोकस करते हैं, खासकर एंजल नंबर्स। सबसे पहले तो मुझे बताइए कि ये एंजल्स कौन होती हैं? कई लोग कहते हैं उनको 1111 दिख रहा है, 222 दिख रहा है, और लोग क्रेजी हैं इन नंबर्स को लेकर के। कुछ तो मैंने देखा है लोग चेज करते हैं नंबर, मतलब घड़ी लेकर बैठ जाते हैं और देखना शुरू। उसका क्या इम्पैक्ट होता है? आज मैं आपके पॉडकास्ट पे ना एक ऐसा खुलासा करूँगी कि हो सकता है कि जो लोग इस ट्रैप में फंसे हुए हैं ना, इस वीडियो को अगर देख लेंगे तो उस ट्रैप से बाहर आ जाएंगे फॉर श्योर। अगर मैं आपको बात करूं कि ये जो एंजल नंबर्स है ये आए कहाँ से, कौन लेकर आया, आपको पता है? नहीं, बताइए। तो अगर मैं आपको इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊं तो देखो 1970 में जब थोड़ा सा बदलाव आ रहा था, 1970 1980 के टाइम पे डॉरिन वर्च्यू इस एंजल नंबर को लेकर आई। और इसने पब्लिशमेंट के लिए कि मेरी बुक्स बिक जाएं, एक बुक छाप दी। इसको कुछ नंबर्स दिखने लगे, इसने बोला कि यार मैं एक बुक लिखती हूँ, और उस नंबर्स को इसने कुछ मनगढ़ंत कहानियाँ बनाई और पब्लिश कर दिया, ठीक है। और इसकी बुक्स बहुत अच्छी बिकने लग गई, इसने बहुत सारा पैसा कमाया डॉरिन वर्च्यू ने। लेकिन इसको थोड़े टाइम बाद रियलाइज़ हुआ कि जो इसने करा ना वो गलत किया, क्योंकि इसने जब देखा ना कि यार लोग इस ट्रैप में फंसते जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा फंस गए, तो 2017 में इसने खुद ने क्लेम किया कि ये जो बुक मैंने लिखी थी ना, ये मेरे ऊपर एक एंटिटी आ गई थी जिसने मेरे को उस ट्रैप में फंसाया। डार्क एनर्जीज, यस। ताकि मैं ऐसा कुछ लिखूं ताकि लोग इस नंबर्स के पीछे भागना शुरू कर दे और भगवान को छोड़ दे। Oh my God. आप देखो जितने लोग इस नंबर्स के पीछे भाग रहे हैं, आप मुझे बताओ, जो बोलते हैं हम 777 की ब्लेसिंग ले रहे हैं, हम 11 की ब्लेसिंग्स ले रहे हैं, या घड़ी में दिख रहे हैं, गाड़ी में दिख रहे हैं, लोगों को वॉच में दिख रहे हैं, वो भगवान पे कंसंट्रेशन उनका है ही नहीं, उनका जाप में है ही नहीं, उनको नंबर्स से मतलब है। आप बताओ क्या इन सब चीजों से आपकी लाइफ में कुछ इम्पैक्ट पड़ा है? कुछ नहीं पड़ा, जीरो। डॉरिन वर्च्यू ने खुद ने ये बोला कि मैंने मार्केट में कचरा उतारा था, कचरा। Oh my God. गार्बेज, इट्स अ फुल प्रूफ गार्बेज। मतलब ये डॉरिन वर्च्यू लेकर आई थी कॉन्सेप्ट? यस, ये कॉन्सेप्ट वो लेकर आई, और उसने खुद ने 2017 में ये चीज़ बोली कि गार्बेज है, और मेरे ऊपर एक एंटिटी आ गई थी जिसने ये सब चीज़ें करवाई। उसने खुद ने क्लेम किया। आपको इस पे यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, आप थोड़ा रिसर्च करें। तो जितने लोग एंजल नंबर्स लेकर के बैठे हैं और लोगों को एंजल कार्ड्स, एंजल नंबर, सब फ्रॉड है, सब पागल है। अगर आप समझो, अगर आप इन सभी नंबर्स के पीछे भाग रहे हैं और आप बार बार वीडियोस में लोग बोलते क्लेम करो, कमेंट बॉक्स में लिखो 11 333 है ना, 777 या 77, तो ये सब कुछ आपको सिर्फ और सिर्फ आपके इष्ट से हटाने का तरीका है। आपके किसी वेद में लिखा हुआ है? आप मुझे बताओ ना, कौन सी ऐसे हमारे वेद हैं या पुराण है जहाँ पे इन सभी चीजों का जिक्र है? आपको बस फॉरेन से हर चीज कॉपी करनी है। फॉरेनर ने वो चीज छोड़ दी है, वो छोड़ दिया, ठीक है, वो वेद पढ़ रहे हैं, वो कृष्णा को फॉलो कर रहे हैं, वो राधे राधे कर रहे हैं, जय माता दी कर रहे हैं, जाओ वृंदावन ना। देखो कितने फॉरेनर्स वहां पे आके रह रहे हैं। तो वो सब ये सब चीजें छोड़ रहे हैं और हमारे एंजल नंबर्स को फॉलो कर रहे हैं। यस, इट्स अ ट्रैप। और अगर आप बहुत ज्यादा एंजल नंबर के पीछे भाग रहे हैं, एंजल्स के पीछे भाग रहे हैं, ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि ये वाला एंजल मेरी हेल्प कर देगा, उस सुप्रीम गॉड को छोड़ के उस एंजल से मांग रहे हैं आप कि ये मेरी हेल्प कर देगा, उसकी क्या औकात है? आप मुझे बताओ, क्या वो माता रानी से बड़ा है एंजल? क्या वो भगवान शिव से बड़ा है एंजल? आप क्या सोच रहे हो 11 दिख जाने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी? अगर आपको लगता है कि आपके काम बनते भी है ना, तो सिर्फ और सिर्फ आपका कॉन्शियस माइंड है जो काम कर रहा है इसके पीछे, अदरवाइज सब कुछ बेकार है। आपका कॉन्शियस माइंड ही कह रहा है ना ये होगा 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 होगा, तो आपने यूनिवर्स में डाला होगा, तो इसलिए वो चीज हो भी गई। तो ये एंजल्स नंबर्स को लेकर तो बड़ा बिजनेस चलाया जा रहा है आज के फ्रॉड है, और लोग पढ़ाते हैं, लोग बताते हैं। देखो कई बार मुझे ऐसा लगता है कि नहीं बोलना चाहिए, बट मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को पागल बना रहे हैं, लोगों की फीलिंग्स के साथ खेल रहे हैं। आपको किसी को अगर स्पिरिचुअल बनाना है तो उसको जाप के साथ जोड़ो, भगवान के साथ जोड़ो, अच्छे कर्मों के साथ, दान के साथ जोड़ो, धर्म के साथ जोड़ो। लेकिन ये नंबरों के पीछे अगर जो पागल बनाया जा रहा है, ये गलत है।
मतलब ये बिल्कुल, मतलब ये कुछ नहीं है, फेक कुछ है, भी नहीं है, फेक। All आज fake. मैं अपने मन से कोई भी नया कॉन्सेप्ट बना दूं कि आपको रेड 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 दिख रहा है ना, आपके साथ अच्छा होगा, हाँ। और आपको ब्लैक 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 दिख रहा है तो आपके साथ हम्म, बहुत बुरा होने वाला है। और मैंने एक बुक छाप दी और भाई मैंने पैसा कमा लिया, अच्छा मेरे पास मोटा पैसा आ गया इससे, और 8-10 साल बाद मैं बोलूँ ये तो सब बेकार है। हम्म, तो आप समझो इस चीज को, ये तो वही बात हो गई ना कि आप, किसी ने आपको कुछ भी बताया और आप आपने फॉलो फॉलो कर कर रहे लिया हैं। बस। हाँ। एक एक होता है ना कि आप चलते जा रहे हो, भीड़ में चलते जा रहे हो, आप देख ही नहीं रहे हो उधर उधर। तो ये वही बात है, ये सिर्फ ट्रैप है, पैसा कमाने का तरीका है, ये सब कुछ नहीं होता। ओ माय गॉड। तो एंजल्स के नाम पे जो लोग कहते हैं अगर आपको ये दिख रहा है तो आपके जीवन में ऐसा होगा वैसा होगा, कुछ नहीं होगा। ये सब मतलब बकवास। आपकी कुंडली तो मैटर ही नहीं कर रही, आपकी दशा अंतरदशा मैटर नहीं हाँ कर वो रही, नंबर्स मैटर ठीक कर है, रहे हैं। आपके भाव मैटर नहीं कर रहे, नक्षत्र मैटर नहीं कर रहे, ठीक है, आपका लगन नहीं मैटर, मतलब एस्ट्रोलॉजी मैटर बिल्कुल नहीं कर रही, आपके कर्म मैटर बिल्कुल नहीं कर रहे, आपको नंबर्स मैटर कर रहे हैं। बताओ ऐसा हो सकता है कि आपको 777 दिख गया तो आपकी लाइफ के अंदर ब्लेसिंग आ गई, या आपको 1111 दिख गया तो आपका काम बनने वाला है, यूनिवर्स आपको करोड़पति बनाने वाला है। कर्म आप कर नहीं रहे हो, करोड़पति आप ऐसे ही बन जाओगे। कर्म तो हम दोनों भी कर रहे हैं ना, आप भी अपने घर से सुबह निकले होगे, मैं भी निकली होंगी, 10 चीजें मैनेज आपने भी करी होंगी, मैंने भी करी होंगी, तब जाके हमें कहीं ना कहीं उसका आउटपुट नहीं मिलता है। तो आपको इस चीज को समझना पड़ेगा कि आपको इन सभी मिथ से बाहर आना है। अगर आपको फॉलो करना है तो सुप्रीम पावर को करो, चाहे आप शिव को करो, शक्ति को करो, या आप किसी भी भगवान को करो, लेकिन अपने कुल देवी देवता को जरूर पूजो। आजकल लोग कुल देवी देवताओं को पूजना भूल गए हैं। पहले तो लोग ग्राम के मतलब गांव के भी कुल देवी देवता होते थे, शहर के भी होते थे, लेकिन आज हम वहां तक नहीं जाते। लेकिन आप इस चीज को समझो, लेकिन आप अपने कुल देवी देवताओं को तो पूजो, जिनको आपको पूजना चाहिए, जो आपको सब कुछ दे सकते हैं, हेल्थ और वेल्थ। आप भाग रहे हो नंबर्स के पीछे, तो फिर तो कुछ नहीं होने वाला। ये बहुत बड़ा खुलासा है, मतलब यस, जो एंजल नंबर्स को लेकर के बिजनेस कर रहे हैं या बेच रहे हैं, ये सिर्फ आप व्यूज के लिए, ऐसे मुझे लगता है कोर्स भी करवाए प्रमोशन के जाते लिए, हैं। हाँ, लोग लाखों के कोर्स करवा रहे हैं, हजारों के कोर्स करवा रहे हैं, बेच रहे हैं, और सिर्फ व्यूज के लिए क्लेम करवा रहे हैं, कमेंट बॉक्स भर दो भाई। तो सिर्फ आप सोचो ना, वो पैसा कमा रहा है और आपको पागल बना रहा है, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। लिखना है तो भगवान का नाम लिखो ना, 1111 लिखने से क्या हो जाएगा? लिखना है भगवान का नाम लिखो ना, राधे राधे लिखो, जय माता दी लिखो, राम राम लिखो, वो सब लिखो ना। पहले हम देखा है, जो हम, अगर आपको अगर याद हो तो बचपन में वो राम राम की माला की किताब मिलती थी। आज के टाइम पे मुझे नहीं लगता कोई भी भगवान का नाम कॉपी पे लिखता है। हाँ कोई नहीं लिखता, हम कमेंट बचपन में बॉक्स लिखा करते थे। लिखते थे ना बचपन में, ओम कितना भी शौक बना था, देते थे। ओम राम राम राधे राम राम राधे, राधे। कितनी माल बुक्स भरते थे। आजकल के बच्चों को मैं देखती ही नहीं हूँ करते हुए ऐसा, या हम खुद ही नहीं करना चाहते। इवन स्वास्तिक भी बना देते स्वास्तिक थे। भी बनाते थे, मैं तो कॉपी पे बनाती थी, एग्जाम से पहले मैं भी बनाती बनाती थी। थी। तो फिर कहीं ना कहीं आपको इसका अच्छा फल मिलेगा। आप इन सब चीजों को करें तो डेफिनेटली आपको इसका अच्छा फल मिलेगा। और शिवानी, ये जो टैरो कार्ड रीडर्स होते हैं, जो टैरो कार्ड लेके बैठते हैं, फिर उसका कितना इम्पैक्ट होता है? देखो, अगर मैं टैरो कार्ड की बात करूं तो टैरो कार्ड भी आया इंडिया से ही है। अगर आप इसकी हिस्ट्री उठा के देखो कि हमारे जो पहले पासों से किया जाता था, या आप देखते थे एक पंडित के सामने तोता बैठा होता था, तोता एक पत्ता निकालता था, तो कहीं ना कहीं उसमें जो काम कर रहा है वो आपकी इंट्यूशन है। लेकिन कोई इवेंट होना है, नहीं होना, पास्ट लाइफ का, प्रेजेंट लाइफ का, फ्यूचर का, आप टैरो कार्ड से नहीं बता सकते, कुछ नहीं बता सकते आप। आज आपके पास ये वाला कार्ड आ रहा है, दोबारा खोलोगे कुछ और कार्ड आ रहा है, तो क्या इसका क्या मतलब है? आप बताओ। ओह माय गॉड, फिर तो एस्ट्रोलॉजी कुछ है ही नहीं, नक्षत्र कुछ है ही नहीं, ग्रह कुछ है ही नहीं। ठीक है, ये सब बेकार है, वो सिर्फ वो पत्ते ही ठीक है। पर ये टैरो कार्ड का कहीं शास्त्रों में जिक्र है? देखो, शास्त्रों की बात करूँ तो मुझे तो अभी तक किसी शास्त्र में नहीं दिखा। ठीक है, कि टैरो कार्ड जैसी कोई चीज है, लेकिन टैरो कार्ड तो आया ही बाहर से है। लेकिन टैरो कार्ड भी कॉपी किया गया है, इंडिया से ही कॉपी हुआ ना वो भी। कि आप रमल ज्योतिष देखो, रमल से कॉपी हुआ, या आप जैसे हम पहले देखते थे 500 से किया जाता था, तो वो उन सभी को उन्होंने क्या करा, बस यहाँ से देखा, आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन ली और अपने हिसाब से उस चीज को बनाया, उसको कार्ड्स के फॉर्म में बना दिया, उसकी मार्केटिंग कर दी। मैं तो इवन देखती हूँ इंस्टाग्राम पे आजकल एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं, ये पेन चूज करो, ये कॉपी चूज करो, डिंग 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 करो, आप चूज करो, आपने क्या चूज करा, आपने अगर ये चूज करा है तो आपका कमेंट आप मुझे पिन करो, कमेंट बॉक्स में बताओ कि अगर आपने कॉपी चूज करी है तो आपके साथ ये होने वाला है। आप ये पेंसिल चूज कर लो, या कुछ भी XYZ, 2 चीजें पकड़ते हैं हाथ में, ये करो या ये करो, कुछ भी एक चीज चूज करो और कमेंट बॉक्स में आपके बारे में बता दिया कि आपका घर बनने वाला है। मतलब कुछ भी जो मन में आ रहा है वो उन्होंने बोला, और लोग पागलों की तरह कमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं और बोलते हैं हाँ उनके साथ ऐसा हो रहा है।
तो ये सिर्फ और सिर्फ एक विद्या का अपमान है, मुझे ऐसा लगता है। और लोग इसके चक्कर में मिसगाइड हो रहे हैं। एक टैरो कार्ड रीडर कैसे आपको बता सकता है कि कौन सा प्लैनेट आपका स्ट्रांग है? आपको सूर्य की रेमेडी करनी है या राहु की करनी है? ठीक है, एक टैरो कार्ड रीडर ने सिर्फ एक बेसिक रेमेडीज को समझ लिया, यहाँ से उठाया वहां से उठाया, कुछ उपाय समझे और उपाय बता दिए कि आप ये वाला उपाय कर लो, आप वो वाला उपाय कर लो। अरे उसका नक्षत्र तो देखो, क्या वो नक्षत्र आपके प्लेसमेंट पे अच्छा बैठा हुआ है चार्ट के? आप नक्षत्र बेस्ड रेमेडीज करो ना। किसी के लिए चावल बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन किसी के लिए चावल का दान बहुत अच्छा नहीं है। तो उस चीज को आपको समझना पड़ेगा। तो टैरो कार्ड कोई ऐसा मतलब कोई ऐसी विद्या नहीं है? शास्त्र में ये नहीं बोल रही विद्या नहीं है, लेकिन हाँ आप इसमें बहुत डेप्थ में नहीं जा सकते हो। आप इवेंट कैसे प्लान कर सकते हो कि नेक्स्ट मंथ में मुझे अगर फॉर एग्जांपल मैं एक बिजनेस ओनर हूँ, राइट, और नेक्स्ट मंथ में मुझे एक टेक्नोलॉजी ऐड ऑन करनी है, तो क्या ये मंथ मेरे लिए नेक्स्ट मंथ टेक्नोलॉजी ऐड ऑन करने के लिए सही रहेगा या नहीं रहेगा? दशा आपको पता नहीं, अंतरदशा आपको पता नहीं है, आपको इवेंट का नहीं पता है, तो आप कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हो कि आप ये वाला कार्ड निकाल दिया, हाँ आप कर लो, और ये वाला कार्ड आ गया तो ये वाला नहीं करो? ऐसे कैसे हो सकता है? 10 बार कार्ड बिछाओ और 10 बार अलग ही आंसर आएगा। लेकिन एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी साइंस है, अगर आप एक ब्राह्मण या एक एस्ट्रोलॉजर से करा रहे हैं, चाहे वो 10 बार कुंडली खोले, नक्षत्र तो वही रहेंगे, भाव वही रहेगा, दशा वही रहेगी। क्या टैरो कार्ड में ऐसा है? 10 बार आप डेक को बिछाओगे तो डेक एक ही आंसर देगा? 10 टाइम्स एक ही आंसर देगा? नहीं देगा। हाँ। हर बार पत्ता अलग खुलेगा, तो कंफ्यूज हो जाओगे ना, कौन सा सही है, क्या सही है मेरे लिए डिसीजन? मेरे को तो साइंस स्ट्रीम में जाना चाहिए या मेरे लिए गेम्स एथलीट फील्ड ठीक रहेगी? टैरो कार्ड बता सकता है? मुझे बताओ, मेरा मंगल ही अच्छा नहीं है। मेरे को आर्मी में मैं बिल्कुल एकदम बहुत लेजी सी हूँ, एनर्जी मेरे अंदर नहीं है, मैं कैसे आर्मी में जा सकती हूँ या मैं कैसे पुलिस के अंदर जा सकती हूँ? ये आपको कुंडली ही बताएगी। ये आपको कैसे टैरो कार्ड्स बता सकते हैं, आप बताओ? ये तो लोगों के इमोशंस के साथ खेलना है, उनकी इमोशंस उम्मीदों के को साथ, तोड़ना और है। सिर्फ पैसा बनाने के लिए। इट्स अ प्योर बिजनेस। ओह माय गॉड। तभी मैं बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करती हूँ। आपका ही फर्स्ट चैनल है जिस पे मैंने अभी तक बोला है, अदरवाइज मैं कभी बोलती ही नहीं हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कई बार आपको आंखों देखी चीज़ गलत होती हुई बर्दाश्त भी नहीं होती। तो आपको लगता है एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी ऐसा है कि कुछ लोगों को उतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन सिर्फ एक मार्केटिंग करके बिजनेस बनाना और लोगों से पैसे लेना, ये सब चल रहा है? हाँ बिल्कुल चल रहा है। आप देखो ना, आज के टाइम पे आपको 2 डेज में एस्ट्रोलॉजी सिखा दी जाती है, या 5 डेज के कोर्स में आप न्यूमरोलॉजी के एक्सपर्ट हो, वास्तु के एक्सपर्ट हो, तो कैसे हो सकते हो? आप मुझे खुद बताओ, क्या आपने फर्स्ट क्लास या 10th क्लास एक ही दिन में कर ली थी या महीने में कर ली थी? आपको साल लगा था। तो फिर कैसे आप डॉक्टरेट लगा रहे हैं, आचार्य लगा रहे हैं अपने आगे, और पता नहीं क्या क्या लगा रहे हैं, झूठी डिग्रियां, सब कुछ। मैं बोलना नहीं चाहूँगी, लेकिन मार्केट में बहुत ज़्यादा इन सभी चीज़ों को लेकर बहुत ही गलत चीज़ें फैला दी गई हैं, जिसकी वजह से लोगों का एस्ट्रोलॉजी पे से भरोसा ही उठता जा रहा है। क्योंकि आज के टाइम पे वो अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स को अफोर्ड कर नहीं पाते हैं, जिन उनकी फीस या तो हाई है, या फिर आप इस चीज़ को समझे कि जो अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो बोलना ही नहीं चाहते, या जो कुछ बोल रहे हैं तो लोग उनको टारगेट करेंगे। मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, देखो मैंने खुद देखा है कि आज के टाइम पे ना लोग खुद को आता नहीं है, सिर्फ 1-2 महीने का कोर्स करा एस्ट्रोलॉजी का, और स्क्रिप्ट बनाने के लिए पंडित तक रख लेते हैं कि वो स्क्रिप्ट तैयार करके देते हैं लोगों को और वो वैसा ही बोलते हैं। तो आप इस चीज़ को भी समझो, एस्ट्रोलॉजी ऐसे नहीं की जाती। आप अपना कर्मा अलाइंड कर रहे हो, ठीक है। जो लोग तंत्रा में एकदम से एस्ट्रोलॉजी करते थे, बट उन्होंने देखा कि आजकल जो मार्केट है वो तंत्र की तरफ मूव हो गई है, ठीक है, तो आप समझो सभी तंत्र की देवी को पूछना स्टार्ट कर दिया। आप सभी एस्ट्रोलॉजर्स को देखो, ज्यादातर एस्ट्रोलॉजर्स अब तंत्र पे बात करने लग गए हैं। कहाँ से ला रहे हैं स्क्रिप्ट निकाल कर? कौन से उन्होंने तंत्र की किताब पढ़ी है? आप मुझे ये तो बताओ, कौन से उन्होंने शास्त्र पढ़े हैं? पूरा दिन तो उनका समय कुंडली देखने में चला जाता है, या शूट करने में, पॉडकास्ट करने में। कौन सी तंत्र की किताब पढ़ रहे हैं या तंत्र की एक्टिविटीज करने के लिए लोगों के घर जा रहे हैं? तो ये सभी सब सिर्फ कॉपी पेस्ट करा हुआ है। लोगों को आज के टाइम पे नॉलेज बहुत कम हो गई है, लेकिन जो दिख रहा है उसे वो बेचना चाहते हैं और पैसा कमाना चाहते हैं। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, हम जितना ये लोग भाग रहे हैं ना तंत्र के पीछे, या तंत्र के नाम पे लोगों से पैसा लूटना, ये सभी ना अघोर लक्ष्मी कमा रहे हैं।
तो आपको ऐसी लक्ष्मी फल नहीं देगी। आज आप यहाँ से कमाओगे ना, तो कहीं ना कहीं वो पैसा आपका बच्चों पे निकलेगा, अपने कहीं पे और निकल निकलेगा, जाएगा। हेल्थ पे निकलेगा। आज तो आपने किसी की जेब से 5-10 लाख रुपए निकलवा दिया, आपका दिल खुश हो गया, यार इसको पागल बना दिया या हाँ। इसको कैसे मूर्ख बना दिया, ठीक है। लेकिन आपको क्या पता है कि वो मेहनत की जब कमाई ही नहीं है तो वो फलेगी ही नहीं, फलेगी ही नहीं, क्योंकि प्लैनेट ने आपको उतना पैसा देना ही नहीं था। आपने वो पैसा झूठ फरेब पागल बना के हेरा फेरी करके कमा लिया। फ्रॉड ही तो करा आपने, एक्चुअली में फ्रॉड ही तो किया। फ्रॉड करा, पैसा कमाया, पागल बनाया और अपनी जेब भर ली, अपनी नई गाड़ी ले ली। तो आपको क्या लग रहा है वो गाड़ी आपको फल जाएगी? इम्पॉसिबल। शिवानी जी, आपने आज बहुत सारी चीज़ें मुझे लगता है दर्शकों को बताई हैं, और उनको भी लगा होगा कि अब अगर एस्ट्रोलॉजी अपना कोई कुंडली चार्ट दिखाना है तो बहुत सोच समझ कर लोगों को दिखाना है, एस्ट्रोलॉजर्स को पहले परखना है और फिर दिखाना है। अच्छा, आप चलते चलते ज़रा ये बता दीजिए, कोई भी ग्रह अगर चार्ट में अशुभ बैठा है तो कोई ऐसी रेमेडी बताइए। खासकर लोग शनि राहु केतु इनको देखते हैं तो उनको लगता है कि अरे ये दशा आ गई या ये ऐसे बैठा है वैसे बैठा है, कोई ऐसी रेमेडी बताइए जिससे इनको शुभ किया जा सके। देखो, आपके एक इसी बात से मुझे एक और बात याद आ गई। मैंने अभी एक रील देखी थी, किसी एस्ट्रोलॉजर ने बोला हुआ था कि आपका बुध नीच का है ना, तो आपको गणेश जी की पूजा नहीं कर ली। मैं कितनी बार समझाऊं, गणेश जी की पूजा नहीं करनी है आपको। आप बताओ, एक ग्रह क्या भगवान से बड़ा है? हाँ, ये तो वही बात हो गई कि आप बोल रहे हो कि मेरा ये ग्रह नीच का है तो इसका कोई उपाय नहीं करना, इसकी कोई रेमेडी नहीं करनी, इस ग्रह को छेड़ना नहीं है। तो उस ग्रह को बल कैसे मिलेगा? आप इस चीज को समझो पहले तो। और भगवान की पूजा क्यों और नहीं करनी? भगवान की पूजा क्यों नहीं करनी? क्या ग्रह भगवान से बड़ा है? आप बुध से जोड़ते जरूर हो, गणेश जी से जोड़ते जरूर हो, लेकिन अगर आप बुध की मतलब गणेश जी की पूजा करोगे तो आपको ये नहीं है आपका विनाश हो जाएगा, ऐसा कुछ आपको नहीं बोलना चाहिए। बुद्धि ही देंगे आपको। अगर आपका बुध कमजोर है तो आप चढ़ाओ दुर्वा, चढ़ाओ लड्डू, करो अथर्वशीष का पाठ, तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट कैसे नहीं मिलेगा? तो ये सभी चक्रों में नहीं पड़ना, फॉर द सेक आप इस चीज़ों में नहीं पड़े। और आप एक और चीज़ मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल से अगर समझाऊं कि अगर हमारी बॉडी का कोई पार्ट वीक होता है तो हम जिम करते हैं, योगा करते हैं, उस पार्ट को छोड़ नहीं देते हैं, उस पार्ट को काट नहीं देते। अगर हमें नेल पे थोड़ी बहुत लगती है तो हम नेल कटर से नेल काटते हैं, हाथ नहीं काटते, उंगली नहीं काटते, या उसको छोड़ नहीं देते हैं कि कोई बात नहीं, इसको छेड़ना नहीं है क्योंकि इसको छेड़ेंगे तो क्या पता ये और बढ़ जाएगा या हमें इसका विनाश कर देगा हमारा। ऐसा कुछ नहीं है। आपको अपनी, अगर आपका कोई भी बॉडी का पार्ट वीक है तो आप जिम करेंगे तो वो पार्ट आपका, मसल आपका स्ट्रांग होगा। स्टार्टिंग में पेन जरूर देगा लेकिन बाद में वो स्ट्रांग होगा, बिल्ड होगा। इस चीज को आप समझिए। अगर मैं रेमेडी की बात करूं, आपके क्वेश्चन पे आऊं, अगर कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको राहु परेशान कर रहा है, शनि परेशान कर रहा है, केतु परेशान कर रहा है, या कोई ऐसा प्लैनेट है जो आपको बहुत ज्यादा दशा सपोर्ट नहीं कर रही, अगर मैं आपको रामबाण उपाय बताऊं तो आपको देखो क्या करना है। सबसे बेस्ट तरीका है कि आप कहीं की भी सेवा पकड़ लें। कहते थे ना, कर सेवा मिलेगा मेवा। तो चाहे आप हिंदू हैं, चाहे आप मुसलमान हैं, चाहे आप सिख हैं, चाहे आप ईसाई हैं, आप किसी भी धर्म के हैं, अगर आप सेवा करते हैं तो आपके सारे ही प्लैनेट्स अच्छे हो जाते हैं। चाहे आप चप्पल की सेवा करो, चाहे आप झाड़ू की करो। अगर आप तन से सेवा नहीं कर सकते तो धन से करो, लेकिन करो तो जरूर। लोग घर से दशवंत निकालते जरूर है लेकिन दे नहीं पाते। 10वां हिस्सा अपनी सैलरी का या अपने काम का आप निकालते हैं तो आपको बहुत अच्छा रहता है, लेकिन वो निकाल के एक बैग में ही रह जाता है, कई बार यूज ही नहीं हो पाता है। क्यों? तो आपको तन से भी सेवा करनी चाहिए, आपको धन से भी सेवा करनी चाहिए। बेस्ट रेमेडी यही है, और इसके अलावा और कोई रेमेडी हो ही नहीं सकती। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मैंने खुद देखा है, कई बार नसीब में कुछ चीज़ें नहीं होती लेकिन उस गुरु की, उस भगवान की दया होती है ना, और आपने कोई मन्नत मांगी या आपने कहीं की सेवा पकड़ ली तो मैंने वो सभी चीज़ें मिलते हुए लोगों को देखी है। तो उस सुप्रीम पावर से जुड़ो, उस माता रानी से जुड़ो या उस भगवान से जुड़ो जो आपकी श्वास से चला रहा है, जो आपकी एक एक श्वास चला रहा है, जिसके हाथ में डेस्टिनी है। यस, वो नीली छतरी वाला कब चाहेगा ना आप रंग से भी राजा हो जाओगे। तो उसका शुक्रिया करना चाहिए, उसका धन्यवाद करना चाहिए, और जितना हो सके उसका गुणगान करो। और इन एंजल्स के चक्कर में मत पड़ो, नंबर्स के पीछे मत भागो, अच्छे कर्म करो। माता रानी बहुत देगी, इतना देगी कि संभाला ही नहीं जाएगा। जब आपको मिला, मुझको मिला, तो सबको मिलेगा, मुझे इतना पता है।
जी, मैं जहाँ आज बैठी हूँ मैं डिजर्व शायद मुझे लगता है नहीं करती हूँ, लेकिन वो माता रानी की किस्मत कृपा है या कृपा समझ लो, या जो मेरी किस्मत में मुझे मिला, तो हम्म, सब उन्हीं की ब्लेसिंग्स है। हम्म। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शिवानी जी, आप द गायत्री शर्मा पॉडकास्ट में आई, व्यूअर्स को इतनी सारी और इतनी अच्छी अच्छी जानकारी आपने दी। थैंक यू सो मच। थैंक यू, जय माता दी। और इसी के साथ आज के इस पॉडकास्ट में फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी एक नए गेस्ट के साथ, नए टॉपिक पर करेंगे चर्चा। तब तक के लिए नमस्कार एंड कीप वॉचिंग द गायत्री शर्मा पॉडकास्ट।